वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मानव एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आई सेल सील द हेवन के चैप्टर नंबर 16 से लेके 20 तक। मैं जानता हूं कि इस बार इस वीडियो को आने में बहुत लंबा टाइम लग गया, क्योंकि मैं अपने चैनल पे एक और नई सीरीज को कंटिन्यू करा है। अगर आपको डंजन्स और या सिस्टम मानवा पसंद है तो आप उस सीरीज को जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो अधिकतर इसी चीज पर बेस्ड है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कल्टीवेशन मानवा का पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही डिसाइपल दिखाया जाता है जो पिछले एपिसोड में मैंग से लड़ रहा होता है, और एंड टाइम में उसने अपना कोई मैजिक आइटम यूज़ कर लिया था, जिसके पास वो अब एक क्रिपी सी स्माइल देते हुए कहता है कि ये जो मैजिक आइटम है ये मेरे एल्डर ब्रदर वैंग टेंगफाई ने मुझे दिया है। मैं इसे जब यूज़ करता जब मैं 4th लेयर ऑफ QI कंडेंसेशन तक पहुंच जाता, लेकिन तुमने ही मुझे फोर्स करा है इसे अभी यूज़ करने के लिए, तो तुम्हें इसकी प्राइस को तो पे करना होगा। जिसके बाद जो मैंग का जो नाइफ होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए भेजता है, पर वो नाइफ वहीं पे टूट जाता है। जिसको देखने के बाद वो डिसाइबल कहता है कि आज तुम इस वक्त यहीं पे ख़त्म हो जाओगे। और जैसे ही वो नाइफ टूटता है, जिस कारण मैंग को भी बैकलैश का सामना करना पड़ता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, और वो जो मैजिक आइटम होता है वो मैंग की तरफ आ ही रहा होता है, तभी मैंग के आसपास एक रेड कलर की शील्ड बन जाती है, जिस कारण वो जो मैजिक आइटम है उसमें भी क्रैक आने लगते हैं। इसे देखकर वो डिसाइबल कहता है ये तो नामुमकिन है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो ग्रीन कलर की जेट बोतल होती है वो भी इसकी नॉर्मल साइज में आ चुकी होती है, और मैंग के पास एक प्रोटेक्टिव जेट होता है जो उसके पास में होता है, जिसे वो अपने हाथ में लेते हुए सोचता है एल्डर सिस्टर जू, जो कि एल्डर सिस्टर जू ने उसे दिया था कि कोई इस पर अटैक करे तो ये उसे प्रोटेक्ट कर ले। जिसके बाद उसकी जो जेट बोतल होती है मैंग उसको ले लेता है और कहता है कि आखिर अब तुम्हारे पास क्या बचा। जिसके बाद वो डिसाइबल भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने इससे मुझसे छीन लिया, ये मुझे मेरे एल्डर ब्रदर वैंग टेंगफाई ने दिया था, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये मुझसे चुरा लो तो तुम ज़रूर ही मारे जाओगे। जिसके बाद मैंग भी वहाँ शांत रहता और फिर उससे कहता है कि ये जो सेक्ट के रूल है इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो चीज़ अगर आपके हाथ में आ जाए तो वो सिर्फ आपकी होती है, और तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम्हें अभी अपनी चिंता करनी चाहिए। मैंग कितना कहते ही वो डिसाइबल भी घबरा जाता है और कहता है मैंग आओ, आखिर तुम अब क्या चाहते हो? तुम मुझे यहाँ पर किल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई पब्लिक जोन नहीं है। जिसके बाद मैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा नहीं, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दोगे, तो मैं भी आज तुम्हारे साथ वही करूँगा। जिसके बाद हमें एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस समिट पे, जहाँ पर एल्डर ब्रदर कोई बैठा होता है, जिसके सामने एक और डिसाइबल आता है और कहता है कि जो लू होंग है वो क्रिपल हो चुका है, और उसे क्रिपल करने वाले का नाम है मैंगाओ, और उसने आपकी जेट बोतल ग्रोड को भी चुरा लिया है। लू हाउ वही होता है जिसकी मैंग ने अभी कल्टीवेशन को क्रिपल करा। जिसके बाद वो कहता है, उस डिसाइपल को कहता है कि क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि इस मैटर को किस तरह हैंडल किया जाता है। वो जो मैंगाओ है वो फ्रेंड है एल्डर सिस्टर जू का, और इस डिसाइबल को कहता है कि मेरी चीज़ को कोई भी चुरा नहीं सकता, और तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि तुम एल्डर सिस्टर जू को ऑफेंड ना कर दो। और ये जो मैंगाओ है ये अपनी कल्टीवेशन को खुद क्रिपल करेगा, और जो मेरा ट्रेजर है उसे वापस लौटाएगा और अपने हाथ और पैर को कटवा देगा, यही उसकी अपोलॉजी होगी। जिसके बाद वो कहता है और फिर मैं उसे इस सेक्ट से एक्सपेल करा दूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है साउथ समिट इमोर्टल केव में, जहाँ पर मैंग होता है जो उस मैजिक आइटम को ही देख रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि एल्डर ब्रदर वैंग टेंगफाई इस मैटर पर किस तरह रिएक्ट करेंगे, पर अगर इस मैजिक आइटम को उन्हें हैंड ओवर करने के बाद ये जो डिजास्टर है ये मेरे ऊपर से टल जाए तो ये मुझे कर देना चाहिए। जिसके बाद उसके डोर पे नॉक होता है और कोई आवाज़ दे रहा होता है कि मैं एल्डर ब्रदर वैंग टेंगफाई का असिस्टेंट हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ जस्टिस के लिए। फिर कहता है मैंगाओ प्लीज़ इस डोर को ओपन करो।
और मुझसे बात करो। जिसके बाद मैंग भी थोड़ा सा घबराता है और कहता है कि आखिर ये आ गए। और फिर मैंग कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही रात हो चुकी है। एल्डर ब्रदर, अगर आपको कुछ कहना है तो आप बाहर से ही कह सकते हैं, आपका ये जूनियर ब्रदर सुन रहा है। मैंग के इतना कहते ही वो जो असिस्टेंट होता है वो भी गुस्सा आ जाता है और कहता है अगर तुम ये डोर ओपन नहीं करोगे तो ठीक है, फिर मैं एल्डर ब्रदर मैंग को कह दूंगा जाकर कि ये जो मैंग हाउस डिसाइबल है आउटर सेक्ट का, वो अपनी कल्टीवेशन पर दिल से फोकस नहीं कर रहा है और हमें तुम्हारे खिलाफ लो लेवल पब्लिक जोन में बहुत सारे डिसाइबलों ने कहा है और कंप्लेंट की है कि तुम बहुत ही वेरियस टाइप की मेथड से वहाँ पर डिस्टरबेंस को क्रिएट कर रहे हो। जिसके बाद वो कहता है कि हम जानते हैं कि तुम अभी यंग हो, एल्डर ब्रदर को ऑफेंड करा है, उसे तुम्हारी डेथ पेनल्टी के हिसाब से कंसीडर नहीं किया जाएगा। बस तुम्हें उस ट्रेजर को हमें देना है और अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल करना है और इस सेक्ट को छोड़कर चले जाना। क्या मैंग उसे कहता है कि आप इस सेक्ट के डिसाइबल नहीं हैं और ये जो एल्डर ब्रदर हैं वो इस सेक्ट के रूल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तो सेक्ट के रूल को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद वो असिस्टेंट वहाँ से जाते हुए कहता है जो एल्डर ब्रदर बैंक के वर्ड हैं वही इस सेक्ट के रूल है और इस बार के पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन तुम्हें अपनी नीज पर आकर लू होंग से माफ़ी मांगनी होगी और तुम अपनी पनिशमेंट का वेट करो। जिससे सुनते ही मैंग का पूरा शरीर ही कांपने लगता है और कहता है अपने हाथ काट दो, अपने पैर काट लो और इस सेक्ट को छोड़ के चले जाओ। और कहता है कि इस सेक्ट के बाहर तो माउंटेन्स है और बिना किसी कल्टीवेशन के मैं तो पक्का ही मारा जाऊंगा। फिर मैंग भी परेशान होते हुए कहने लगता है अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, अब मैं यहाँ से तो नहीं निकल पाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी केव के अंदर ही बैठे रहता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर मैंग के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके होते हैं क्योंकि वो रात भर नहीं सोया होता उस टेंशन के कारण। और वो कहता है और अपने मन को दिलासा देते हुए कहता है कि जो ट्रू मैन होता है वो परेशानियों से नहीं जूझता बल्कि उनका हल भी निकालता है। और ये सारी प्रॉब्लम मेरे पास इसीलिए आ रही क्योंकि मेरा जो कल्टीवेशन बेस है वो बहुत ही कम है। तो इसके बाद थोड़ा घबराते हुए अपनी केव से बाहर निकल रहा होता है और जैसे ही अपना गेट का डोर खोलता है उसे वो असिस्टेंट दिखता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी ड्रैगन प्लाजा में, जहाँ पर एल्डर ब्रदर बैंक खड़ा होता है जिसके आसपास बहुत सारे डिसाइबल्स होते हैं जो कह रहे थे सीनियर बहुत ही हैंडसम है। जहाँ हमें मैंग भी दिखाया जाता है जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद वही एल्डर आते हैं जो अपनी एनर्जी से पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और एक पिल मैंग के पास भी जाती है। फिर वो कहते हैं कि ये जो पिल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ख़त्म हो चुका है। फिर मैंग भी घबरा जाता है क्योंकि उसके पीछे से आवाज़ आती है कि ये मुझे दे दो, जो कहने वाला होता है एल्डर ब्रदर बैंग तेंगफाई। जिसके बाद मैंग भी पीछे पलटता है जहाँ पर एल्डर बैंग होता है, जिसे देखने के बाद बैंग भी गुस्से में कहता है कि सेक्ट रूल को तुम फॉलो करो और कहता है कि आखिर तुम क्या लेना चाहते हो जो तुमसे बिलोंग करता है, और अपने हाथों को कसने लगता है। और एल्डर ब्रदर बैंक आगे आते हुए कहता है कि वो जो ट्रेजर है वो मेरा है, तुम्हें वो मुझे वापस दे देना चाहिए, कि ये मैंने तुम्हें नहीं दिया है तो तुम इसे नहीं रख सकते। इसके बाद वो अपना हाथ ऊपर करता है तो कुछ एनर्जी आती है जिसे देखकर मैंग भी घबराने लगता है और फिर वो जो एनर्जी होती है वो मैंग के ऊपर जाकर प्रेशर को क्रिएट करने लगती है, जिस कारण मैंग का जो वो चार्म होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और मैंग के सारे क्लॉथ्स को भी फाड़ देता है। जिसे देखने के बाद एल्डर ब्रदर बैंक कहते हैं एल्डर सिस्टर जू, और फिर अपने हाथों से कुछ एनर्जी को रिलीज़ करता है जो कि सीधा उस शील्ड पर जाके लगती है और वो शील्ड को वहीं पे क्रैक कर देती है और थोड़ा सा डैमेज मैंग को भी देती है, जिस कारण मैंग अपने मुंह से ब्लड को फेंकने लगता है। और फिर वो एल्डर ब्रदर बैंक उसके ऊपर और प्रेशर लगा रहे होते हैं और फिर मैंग कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपने घुटनों को बिल्कुल भी नीचे नहीं रखना है। जिसके बाद एल्डर ब्रदर कहते हैं कि वो तुम मुझे दे दो, और फिर मैंग के ऊपर और प्रेशर लगाने लगते हैं, जिस कारण मैंग से फिर से ब्लीडिंग होने लगती है और अपनी पावर का यूज़ करते ही अपने उस ट्रेजर को वापस अपने हाथ में ले आते हैं। और फिर मैंग को कहते हैं कि तुम अपनी कल्टीवेशन बेस को क्रीपर कर लो और अपने हाथ पैरों को
काट लो और इस सेक्ट को छोड़कर चले जाओ। मैंग अपनी मुट्ठी को इतनी ज़्यादा कसने लगता है जिस कारण उसके हाथों से ही ब्लड निकलने लगता है और फिर मैंग भी उसे गुस्से में देखने लगता है। इतने में वो एल्डर ब्रदर वैंग अपनी पावर का यूज़ करके उसे क्रिपल करने ही वाला होता है कि वहाँ पर वही एल्डर आ चुका होता है जो इस पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। जिसके बाद वो एल्डर ब्रदर वैंग को कहता है कि तुमने अपने ट्रेजर को ले लिया है तो फिर इस मैटर को यहीं पे छोड़ दो, तुम बहुत ज़्यादा ही आगे जा रहे हो। जिसके बाद एल्डर ब्रदर भी कहता है ठीक है, जब एल्डर कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को मानूंगा कि मैं इस यंगर जनरेशन को कुछ तो राहत दे ही सकता हूँ। जिसके बाद वो उस मैटर को वहीं पे छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो जो एल्डर होते हैं वो मैंग की तरफ देखते हैं, फिर मैंग उन्हें ग्रीटिंग करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है उसकी केव का, जहाँ मैंग अपनी केव के अंदर इंटर करते हुए अपने बेड पर जाके लेट जाता है और वहीं लेटे लेटे उसे 2 दिन हो जाते हैं। जिसके बाद वो फिर उठता है और अपने हाथों को देखता है जहाँ पर उसने अपनी मुट्ठी इतनी ज़ोर से कसी होती है कि उसके जितने भी नाखून होते हैं वो उसके हाथ में ही धंस चुके होते हैं। और फिर उन्हें फेंकते हुए कहता है कि अब से मुझे सिर्फ अपने पर ही रिलाय होना पड़ेगा। जिसके बाद उसकी केव का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एल्डर सिस्टर जू आती हैं। जिसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और कहता है कि सीनियर सिस्टर ने कहा था कि क्यूआई कंडीशन में लेवल 4, 6 और 8 ये तीनों ही बॉटम नेक्स होते हैं। जिसको सोचकर वो कहता है कि अब मैं ब्रेक थ्रू कैसे करूँगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एल्डर सिस्टर उसे देख रही है, कहने लगती है कि मैं कल ही सर्कुलेशन से बाहर आई हूँ। जिसके बाद मैंग उन्हें ग्रीटिंग करता है। जिसके बाद एल्डर सिस्टर कहती हैं वैंग तेंगफाई जो है वो बहुत ही बड़े बैकग्राउंड से आता है और वो जाओ स्टेट से नहीं है। जिसके बाद वो बताती हैं कि जो उसका कल्टीवेशन है वो पहले ही 6th लेयर के पीक पर है और बताने लगती हैं कि जो सेक्ट एल्डर्स हैं उन्होंने पहले ही उसे सिलेक्ट कर दिया है कि वो इनर सेक्ट के अंदर प्रमोट हो सके और कहती है कि तुम्हें उस पर्सन को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। जिसकी बात सुनकर मैंग भी उन्हें कहता है कि ये जूनियर समझ गया। फिर एल्डर सिस्टर जू मैंग की हालत को देखने के बाद कहती हैं कि अगर वो तुम्हें फिर से परेशान करने आए और मैं भले ही सर्कुलेशन के अंदर हूँ और फिर उसे एक जेट स्लिप देते हैं कि तुम इस जेट स्लिप को क्रश कर देना तो मैं उसे समझ जाऊंगी। जिसके बाद वो मैंग को स्लिप देने के बाद वहाँ से निकल जाती हैं। जिसके बाद कहती हैं कि जब मैं आई थी और मैंने 4 बच्चों को उस माउंटेन से सिलेक्ट करा था तो उनमें से तुम पहले थे जो कि आउटर सेक्ट के अंदर प्रमोट हुए थे। तो एक और सर्वेंट था तुम्हारे साथ नॉर्थर्न क्वार्टर में, वो भी जल्द ही प्रमोट होने वाला है। तो कल सुबह तक वो आउटर सेक्ट में आकर रिपोर्ट करेगा। जिसकी जो बात सुनकर मैंग भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सिस्टर, और उनसे एक क्वेश्चन पूछने लगता है। कहता है कि मैं होप करूँगा कि सीनियर सिस्टर इसका जवाब जल्दी दें। और वो कहता है कि मेरे एप्टीट्यूड के हिसाब से अभी तो मैं 4th लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पे हूँ, तो मुझे 7th लेयर तक पहुँचने में आखिर कितना टाइम लगेगा। जिसकी बात सुनकर एल्डर सिस्टर जो भी कहती हैं, जिसके बाद वो कहती हैं कि तुमने 1 साल के अंदर 4th लेयर ऑफ क्यूआई कंडीशन को अचीव कर लिया है। हम इसे एज्यूम कर सकते हैं कि तुम्हारे पास गुड लक था जिस कारण तुम 4th लेयर तक पहुंच पाए। और वो कहती कि मैं इस मैटर को इतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इसमें तुम्हारे लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और फिर बताती कि तुम्हारे इस एप्टीट्यूड के साथ तुम्हें 7th लेयर ऑफ क्यूआई कंडीशन तक पहुंचने के लिए सबसे तेज 10 साल और सबसे धीरे 30 साल। और बताती हैं कि जो 4th लेयर है, 6th लेयर और जो 8th लेयर है, ये तीनों ही एक बॉटम नेक है। जिसके बाद एल्डर सिस्टर जो और बताती हैं कि जो 6th लेयर है वो तुम्हारे लक के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी ही 7th लेयर पर ब्रेक थ्रू कर पाओ, वरना तुम्हारा 7th लेयर तक ब्रेक थ्रू करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जिसके बाद मैंग कहता है कि ये सब कुछ सेम रहता है हर एक के लिए। जिसका जवाब देते हुए कहती है हाँ। तो मैंग भी थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर वो कहता है कि मुझे इन सब बातों को बाद में देखना चाहिए, मुझे सबसे पहले फैटी को जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद वो
वहीं आ जाता है उसके नॉर्थर्न क्वार्टर पर, जहाँ पर वो डिसाइबल बैठा होता है और वो उसे ग्रीटिंग करता है, ग्रीटिंग ब्रदर मैंग हाओ। जिसके बाद मैंग उसे कहता है कि मैं अभी सिर्फ थर्ड लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पे हूँ, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं तो बस मेरे ओल्ड फ्रेंड को देखने आया हूँ। फिर वो अपने उसी रूम में जाता है। जैसे ही उसका दरवाज़ा खोलता है तब उसे दिखता है कि जो फैटी होता है वो तो अपने बेड पे आराम से सोया होता है, पर उसके साथ जो उसका रूममेट होता है वो एक कोने में जाकर बड़ा ही डरा होता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है। जिसके बाद फैटी जो होता है वो भी अपनी नींद पूरी करके उठता है और मैंग हाओ को देखता है और बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैंग हाओ तुम पीसेंट को लाए हो, पता नहीं क्या है पीसेंट, बाद में होगा तो आपको ज़रूर बता दूंगा। जिसके बाद मैंग भी खुश होते हुए बताता है कि मैंने सुना है कि तुम फर्स्ट लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पे पहुंच गए हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत ही जल्दी में आया था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ला पाया, शायद कुछ खाने की चीज़ होगी। जिसके बाद मोटू भी कहता है कि क्या तुमने भी उसे सुना, और फिर वो बड़ा ही खुश होते हुए बताने लगता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो ऐसे ही उसे सब कुछ बताने लगता है। फिर हमारा सीन नेक्स्ट डे के दिन शिफ्ट होता है, जहाँ मोटू मैंग को कह रहा होता है कि मैं बहुत ही दुखी हूँ। जिसके बाद हमें उसके पीछे दिखाते हैं कि वो जो उसका रूममेट होता है वो रो रहा होता है, जिसे देखने के बाद पैटी उसे बताता है कि तुम देख रहे हो ये मेरे जाने से यहाँ पर कितना ही दुखी और कितना ही सैड है, लगता है मुझे इसे देखने के लिए वापस आते रहना होगा। जिसकी बात सुनकर मैंग कहता है कि हम कुछ वक्त तक वापस नहीं आ पाएंगे। जिसकी बात सुनकर मोटू भी पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। जिसके बाद मैंग बताता है कि तुम जो हो अभी आउटर सेक्ट के अंदर नए ही ज्वाइन हुए हो, तो तुम्हें जो पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे है तब तक के लिए वेट करना होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है लो लेवल पब्लिक जोन का, जहाँ पर अब विंटर का सीजन आ चुका होता है, जहाँ मोटू वही मैंग वाली बैनर को लेकर बैठा होता है और वहाँ पे आराम से सो रहा होता है। और मैंग सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे 1 साल से भी ज़्यादा का समय लगेगा, जबकि अब फैटी भी मेरे साथ इस आउटर सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो गया है, तो ये पॉसिबल है कि मैं कुछ और हाई ग्रेड की पिल्स को ले सकूं। जिसके बाद मोटू आवाज़ लगाता है मैंग आओ, और फिर मैंग भी सोचता है कि जब मैं पहली बार आउटर सेक्ट के अंदर इंटर हुआ था तब मैंने बहुत अवॉइड करा था पिल्स को लेने की, ताकि मेरे पर डेंजर ना बने। जिसके बाद मोटू एक बंदे को लेकर आता है और कहता है कि मैंग आओ इसे देखो। जिसके बाद हमें वो डिसेबल दिखाते हैं जो कि मैंग को ग्रीटिंग कर रहा होता है। जिसके बाद मैंग कहता है क्या तुम अभी अभी सेक्ट के अंदर इंटर हुए? जिसके बाद उसका जवाब देते हुए कहता है नहीं, मुझे 1 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है। जिसके बाद वो पूछता है कि आखिर वेंग योची का क्या, तो वो बताता है कि वो मारा गया। मुझे लगता है कि ये जो 4 डिसेबल्स थे जो कि इनके साथ आए थे माउंटेन से, इनमें से ही ये 2 होंगे, एक तो मारा गया और एक ये है। जिसकी बात सुनकर मोटू तो बहुत ही हैरान हो जाता है, पूछता है कि वेंग योची वो मारा गया। जिसके बाद वो उसे बताने लगता है कि जो सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ पर वेंग योची जो था वो पानी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जब ओल्डर ब्रदर योची ने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरी बहुत ही मदद करी। पर एक दिन जब वो माउंटेन से नीचे से ऊपर जा रहे थे पानी को लेकर, तभी अचानक वहाँ बहुत तेज़ी हवा चलने लगी, जिस कारण वो उस क्लिप से नीचे गिर गए। मैंने उन्हें 2 महीने तक ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी क्लू नहीं मिला, बस वहाँ पर कुछ टूटी हुई हड्डियों को देखा था। और कहता है कि शायद उन्हें वाइल्ड बीस्ट द्वारा खा लिया गया होगा। जिस बात को सुनने के बाद मोटू भी उससे कहता है कि लिटिल टाइगर तुम्हें हमें बाद में ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ महंगा हुए जब तक ये है तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें बुली करने की। इसके बाद वो कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और फिर उन्हें इतना कहने के बाद वहाँ से निकल जाता है। बैटी भी मैंग से कहता है कि आखिर इसके साथ क्या है। फिर मैंग उसे जवाब देता है कि सभी के पास अपने अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं, और जबकि इसके पास इसका गुड फॉर्च्यून है तो हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और जबकि कोई फर्स्ट लेयर ऑफ क्यूआई कंडीशन की इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ तक आ पाए, चलो इसे छोड़ो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, स्प्रिंग का सीज़न आ चुका होता है और वहाँ पर जो प्लाज़ा होता है वहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठा होने लगते हैं, जहाँ हमें उन्हीं तीनों को दिखाते हैं जहाँ पर एल्डर सिस्टर जू होती हैं और वहीं एल्डर। जिसे देखने के बाद मैंग और मोटू दोनों ही शौक होते हैं। और फिर मैंग खुश होते हुए कहता है
और कहता है कि मार्शल अंगर सेंगवान वो यहाँ पर आए, इसका मतलब कि यहाँ पर पक्का ही इंडिविजुअल पिल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और मैं करीबन आधे साल से ही फोर्थ लेयर ऑफ क्यूआई कंडीशन पर फंसा हूँ और आखिर मेरा वेट करने का टाइम ख़त्म हुआ। जिसके बाद वही मार्शल अंकल जो होते हैं वो अपनी एनर्जी से पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जिसके बाद बच्चे कह रहे होते हैं, कहते हैं कि देखो ये तो ड्राई स्प्रिट पिल है। हाँ सच में ये तो एक ड्राई स्प्रिट पिल है, ये भी पिछले साल ही एक ही मिली थी और इस साल भी एक है। और कहते हैं कि ये जो पिल है सिर्फ साल में एक ही बार डिस्ट्रीब्यूट होती है और सिर्फ एक ही दी जाती है, ये बहुत ही प्रीशियस है। अगर मैं इस पिल को ले लूँ तो मैं पक्का ही ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। जो सुनने के बाद मैंग भी अपनी मुट्ठी को कसने लगता है और अपने मन में सोचता है गुस्से में, कहता है कि वैंग तेंगफाई और हैंजोंग ये दोनों ही 6th लेयर पे हैं तो उन्हें इस पिल की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और कहता है कि आउटर सेक्ट में मेरे अलावा भी और भी 4 लोग हैं जो कि पहले ही 5th लेयर पर हैं और जो बहुत ही रेयरली दिखते हैं। और कहता है कि मेरे अपोनेंट वो हैं जो कि 4th लेयर पर हैं और कहता है कि मुझे इस पिल को पक्का ही लेना होगा। तब वहाँ पर सभी बच्चे सभी डिसाइबल एकदम चुप होते हैं। जिसके बाद वही अंकल कहते हैं कि पिछले 2 साल से एल्डर पू ने ये डिसाइड करा है कि जो पिल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस पिल की इस बार उसे दी जाएगी जो कि अभी न्यू ही इस सेक्ट के अंदर इंटर करा है। और जबकि ये रिलायंस सेक्ट है तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बिल्कुल भी डिसअपियर नहीं होगी। जहाँ वो मैंग को देखते हैं और उसके पास फैटी को देखते हैं जो कि अपने दांतों से अपने नाइफ को धार लगा रहा था। जिसे देखने के बाद वो कहते हैं कि मैं इस पिल को इसे देता हूँ और वो पिल सीधा मोटू को सामने आकर आ जाती है। जिसे देखकर मोटू घबराने लगता है, डैम इट आखिर ये इन्होंने मुझे क्यों दी। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसके आसपास के जितने भी डिसाइबल होते हैं वो उसे घूरने लगते हैं और फिर मोटू भी इन्हें देखकर बहुत ही घबरा जाता है और कहता है अपने हाथों को झटकने लगता है और कहता है कि आखिर ये मेरे हाथों से क्यों नहीं ड्रॉप हो रही। फिर वो मैंगाओ को कहता है कि मैंगाओ मुझे बचाओ। जिसके बाद मैंगाओ जो होता है अपनी एनर्जी का यूज़ करते ही मोटू का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है और ज़ोर से कहता है कि इस पिल को तुम मुझे दे दो और तुम जाकर केव के अंदर छुप जाओ। इतना कहते ही मोटू अपनी पिल मैंग के हाथ में दे देता है और फिर वहाँ पर रोने लगता है और बाकी डिसाइबल्स को कहता है कि उसने मेरी पिल को चुरा लिया। जिस कारण वो सभी गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं डैम इट ये मैंगाओ। और फिर मैंग के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते हो और कहते हैं तुम मुझे ये ड्राई स्पिरिट पिल दे दो, वैसे भी हम सेम ही सेक्ट में तो हम तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। और कहते हैं तुम हमें ये पिल नहीं दोगे तो तुम कब तक ही भाग पाओगे। जिसके बाद मैंग भी कहता है, जिसके बाद वो और कहते हैं आखिर तुम कब तक ही भाग पाओगे, तुम 24 आवर्स तक दौड़ने के लिए बिल्कुल भी एंडर नहीं कर पाओगे। कहते हैं कि तुम अपने इस 4th लेयर ऑफ क्यूआई कंडीशन के साथ इस पिल को सिक्योर नहीं कर पाओगे। जहाँ मैंग भी सोचता है कि 2 पीपल जो कि 5th लेयर पे हैं वो एक 4th लेयर वाले के पीछे पड़े। जहाँ उनमें से एक बंदा कहता है आखिर तुम हमें ये पिल क्यों नहीं दे रहे, और अपनी एनर्जी से शॉट को कंट्रोल करते हुए मैंग की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। जिसे देखकर मैंग भी अपनी ढेर सारी पिल्स को खाता है और अपने नाइफ्स को उनके ऊपर अटैक करने के लिए फेंक देता है। जिस कारण वहाँ पर एक बड़ा सा ही ब्लास्ट होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है और भागने लगता है। कहता है आखिर कब तक ही, बस 24 आवर्स, तो फिर इसके बाद तो ये पिल मेरी हो जाएगी और अगर ये पिल एक बार मेरी हो जाएगी तो मैं पक्का ही 5th लेयर ऑफ क्यूआई कंडीशन पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। जिसके बाद वो दोनों डिसेबल बात करने लगते हैं कि आखिर देखते हैं ये कब तक ही भाग पाते हैं और अपनी दोनों एनर्जी को कंबाइन करते हुए 3 सरपेंट्स बनाते हैं और उसे उस शॉट के साथ मैंग की तरफ अटैक करने के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद मैंग भी अपने नाइफ्स को उनकी तरफ फेंक देता है, जिस कारण वहाँ फिर से एक और धमाका होता है पर उसमें मैंग पीछे से थोड़ा सा घायल हो जाता है और कहता है इस टाइम ये वर्क नहीं करा। और कहता है कि अब मैं क्या करूँ, और उसे अपने सामने बहुत सारे ट्रीज दिखते हैं और कहता है कि ये जो ब्लैक माउंटेन है इनके अंदर बहुत सारे ही डीमन बीस्ट हैं, मैं तो अपने कॉपर मिरर के साथ यहाँ पर सेफ रहूँगा, लेकिन जो डिसेबल्स मेरे पीछे हैं उनका क्या। जिसके बाद वो दोनों और गुस्सा आने लगते हैं और कहते हैं महंगा तुम आखिर रुकना कब बंद करोगे। और कहते हैं
तुम अगर वो पिल हमारे हाथ में दे दोगे तो हम तुम बिना दर्द की मौत दे देंगे। जिसके बाद मैंग भी सोचता है अगर ये जो डिसाइबल्स हैं ये मेरा पीछा करते हुए ब्लैक माउंटेन तक आ गए तो ये मुझे फोर्स करेंगे इन्हें मारने के लिए।